दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सबको ये चीज़ भली भांति पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही चीज़ में महारत हासिल है, और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है कि हिंदुस्तान के लोगों के ध्यान को कैसे भटकाया जा सकता है, हिंदुस्तान के लोगों को मुद्दों से कैसे गुमराह किया जा सकता है। इस चीज़ में मोदी जी को मास्टरी हासिल है, इसमें उनको महारत हासिल है, और इसी दिशा में अब एक नया चाल कह लीजिए चलने की कोशिश की है, एक नया कदम बढ़ाया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके लिए इन्होंने संविधान का सहारा लिया है। और संविधान हत्या दिवस के रूप में मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा एक नया चाल चलने की कोशिश की गई है। अब ये जो चाल चली गई है संविधान हत्या दिवस मनाने की, ये नरेंद्र मोदी की एक रणनीति भी है, और ये नरेंद्र मोदी के अंदर का एक डर भी दिखाता है। तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों आ रही है और हकीकत क्या है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज जब ये संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर के घोषणा की गई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी के द्वारा, गुजरात लॉबी के द्वारा, तो इसके लिए बाकायदे भारत का राजपत्र जो गैजेट ऑफ इंडिया होता है उसमें एक नोटिफिकेशन दिया गया, और उसमें ये चीज़ लिखा गया है। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके एक दो लाइन ज़रूर उसका सुनाना चाहता हूँ। और उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके पश्चात सरकार के द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था, और भारत के लोगों पर ज़्यादतियाँ और अत्याचार किए गए थे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें और चीज़ कहा गया है कि ये जो सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और जो लोगों पर अत्याचार और ज़्यादती की गई, ये चीज़ फिर से ना हो, इसीलिए, और उस वक्त में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिन लोगों के ऊपर ज़्यादती की गई, उनको एक तरीके से दिलासा देने के लिए हम लोग ये जो है संविधान दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। ये इस गैजेट के अंदर कहा गया है। और इसके बाद जो है इस गैजेट को टैग करते हुए जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किया है ना, उसको भी यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। फिर आगे हम लोग चर्चा में और भी चीज़ों को लेकर के आएंगे। क्या कह रहे हैं अमित शाह कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। #संविधान हत्या दिवस। इसके बाद एक दूसरा ट्वीट अमित शाह का आता है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। कितने अच्छे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आप देख रहे हैं। मतलब सुन करके दिल खुश हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि भैया अमित शाह से ज़्यादा अच्छा देशभक्त तो इस देश के अंदर कोई है ही नहीं। ज़्यादा अमित शाह से ज़्यादा शुभचिंतक लोकतंत्र का और संविधान का सबसे बड़ा शुभचिंतक तो अमित शाह ही है। इनसे बड़ा तो कोई शुभचिंतक है ही नहीं। इनकी बातें सुन करके आपको ऐसा ज़रूर प्रतीत होगा, लेकिन इसका सच्चाई क्या है उसको भी आज इस वीडियो का हम लोग खोल करके रख देंगे। इसके बाद जो हमारे महापुरुष हैं, जो कि अपने आप को मानते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतरित हुए हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा अमित शाह के ट्वीट को जवाब
देते हुए कहते हैं कि 25 जून को हैशटैग संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। ये जो ट्वीट है ये इस देश के गुजरात लॉबी का ट्वीट है जिन्होंने कि इस देश के सत्ता पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है, देश के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो संविधान का मुद्दा है ये क्यों इतना गरमाया हुआ है। तो ये इसलिए गरमाया हुआ क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो संविधान बचाने का जो मुद्दा था वो एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन करके सामने आया था और उसके पीछे जो कारण था वो था भाजपाइयों के द्वारा, भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया था कि हम 400 सीट लाएंगे, 400 से अधिक सीट लाएंगे ताकि हम संविधान को बदल सकें। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने इस चीज़ को पकड़ लिया और इस चीज़ को जनता तक लेकर के गए। मतलब देश के कोने कोने में, गांव-गांव में, चाहे वो निरक्षर हो, कम पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सभी तक इस बात को पहुंचा दिया गया कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता बनती है, अगर 400 सीटें आती है तो नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को बदल देंगे। और ये मुद्दा ज़मीन पर इतना काम किया, सभी वर्गों में काम किया, सिर्फ नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी सभी लोग इस मुद्दे से खुद को प्रभावित होते हुए दिखाई दिए, प्रतीत किए, महसूस किए कि अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा तो संविधान के माध्यम से हमें जितने अधिकार मिले हुए हैं वो तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए ग्राउंड पर, ज़मीन पर ये मुद्दा बहुत काम किया और उसका असर आपको जब रिजल्ट निकला 4 जून को तो पता चला, जब नरेंद्र मोदी बहुमत भी नहीं ला पाए, 240 सीटों पर सिमट गए। और उसमें भी जो 240 सीट आई है उसमें भी कई तरह के संदेह हैं, कई तरह की गड़बड़ियां हैं, शंकाएं हैं कि कैसे 240 सीटें मोदी जी को आ गई। अब इसीलिए ये जो मुद्दा है इतना तूल पकड़ लिया था। इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका था, बल्कि संसद के अंदर जो 18वीं लोकसभा है वहाँ पर जब उसकी शुरुआत हुई तो संसद के अंदर भी संविधान के मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा बखेड़ा हुआ था और कई तरह की चीज़ें हुई थी। शशि थरूर का मामला हो, चाहे हुड्डा साहब का मामला हो, ये तमाम चीज़ें हुई थी। संसद के अंदर जय संविधान का नारा भी गूंजा था। राहुल गांधी जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने संविधान की प्रति भी दिखाई थी। इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो संसद भवन के अंदर, संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर गए थे। ये सभी जो घटनाएं हैं वो इस देश में घटी हैं और इंडिया अलायंस के लोग संविधान बचाने की मुहिम के साथ खड़े दिखाई दिए और इनके साथ, यानी इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ, इस देश की जनता भी खड़ी हुई दिखाई दी। अब इस चीज़ को लेकर के इतना जब ये मुद्दा जोर पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उनको चिंता होना बहुत ही वाजिब था। अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये चाल चलने की कोशिश की है। इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये नरेंद्र मोदी की एक रणनीति भी है और दूसरा ये नरेंद्र मोदी के अंदर का एक डर भी है। रणनीति कैसे है, पहले इसको समझते हैं। रणनीति इस मामले में है कि ये जो संविधान का मुद्दा है, इस मुद्दे का काट नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से, मतलब जेन्युइन तरीके से इस संविधान के काट को नरेंद्र मोदी ईजाद कर सके। और जो भाजपा की, जो आरएसएस की जो मानसिकता रही है, ये इस देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। शुरू से ही जब संविधान बना तब से लेकर के और आज तक बेशक से देश के सामने नरेंद्र मोदी संविधान को अपने माथे से लगाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी संविधान को यही जो भाजपाई नेता हैं, जो मनुवादी हैं, उस संविधान के प्रति को जलाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, यही वो भाजपाई हैं, है ना। तो शुरू से ही इन लोगों के मन में, जो भाजपाई हैं, जो असंघी हैं, इनके मन में संविधान के प्रति कोई आदर सम्मान का भाव नहीं रहा है।
अंबेडकर साहब के प्रति कोई आदर सम्मान का भाव नहीं रहा है, लेकिन उस सम्मान दिखाने की ढकोसला भर सिर्फ करते हैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग या अमित शाह। तो चूंकि इसका कोई जेन्युइन काट नहीं है और लोग ये चीज़ को समझ गए, उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है मोदी का, उससे लोग ये समझ गए कि वाकई में ये नरेंद्र मोदी संविधान को ख़त्म कर देगा अगर इसकी 400 सीटें आ गई तो। और इसीलिए चूंकि इनके पास कोई काट नहीं था तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ा जाए, जिसका कि वर्तमान समय में कोई उपयोगिता नहीं है। इस मुद्दे को चर्चा में लाने का, विमर्श में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी इसलिए लेकर के आए हैं, इस रणनीति के साथ लेकर के आए हैं कि इस मुद्दे के साथ में, संविधान के मुद्दे के साथ में कांग्रेस पार्टी ने जब 1975 में लगाया, इमरजेंसी लगाया, आपातकाल लगाया, तो इसके साथ में हम देश के अंदर जो वर्तमान में मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर पर्दा डाल सकते हैं। ये एक नरेंद्र मोदी का मकसद है, ये एक नरेंद्र मोदी का एक तरीके से रणनीति भी आप कह सकते हैं, यानी कि ये देश के लोगों के ध्यान को भटकाने की एक साजिश है नरेंद्र मोदी का इस संविधान के माध्यम से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके मन में डर क्या है ना, उसको भी समझ लेना जरूरी है। डर इसलिए है क्योंकि अभी हिंदुस्तान के अंदर कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना इस साल के अंत में, जैसे बहुत बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र हैं, वहाँ पर चुनाव होना है, हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, झारखंड में भी चुनाव होना है ना, तमाम जगहों पर चुनाव हो सकता है कि बिहार में भी चुनाव हो जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। तो इन तमाम राज्यों में चुनाव होना है और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा ज़मीन पर हावी रहा और इसने चुनाव को प्रभावित किया, अगर इन राज्यों के अंदर भी ये संविधान का मुद्दा, संविधान बचाओ का मुद्दा काम कर गया तो यकीन मानिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इन सभी राज्यों से। और इसी डर के वजह से नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लाए हैं, इस गड़े हुए मुद्दे को उखाड़ने की एक बार कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश की जो जनता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम ये चीज़ समझते हैं कि जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय में जब इस देश के अंदर आपातकाल लगाया गया था, तो पहला बात यही है कि ये जो आपातकाल का जो काम था ये कोई असंवैधानिक काम नहीं था। संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है, इस चीज़ का प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल इस देश के ऊपर लगाया था। पहला चीज़ तो ये गलत नहीं था, यह संवैधानिक उपबंध के तहत किया गया एक काम था। दूसरा चीज़ यहाँ पर समझने लायक है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया इमरजेंसी, उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को दंडित किया, कांग्रेस पार्टी को दंडित किया और उनको चुनाव में हरा दिया, है ना। गैर कांग्रेसी सरकार बनी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ठीक उसी के अगले 2.5-3 साल के बाद 1980 के अंदर जब फिर हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होता है तो इस देश के जनता ने कांग्रेस पार्टी को दोबारा से चुना और इस कदर चुना, इस प्रचंड बहुमत के साथ चुना जो कि नरेंद्र मोदी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। 350 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को 1980 में मिली थी। क्या नरेंद्र मोदी अपनी ज़िंदगी में कभी 350 सीट ला पाएंगे? असंभव है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस देश के लोगों ने उस जो संविधान के आपातकाल लगाया गया था उसके खिलाफ में कांग्रेस को पनिश भी किया, दंड भी दिया और फिर उसको अपनाया भी, तभी तो जाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की 2004 में सरकार बनी, 2009 में सरकार बनी, उसके पहले भी सरकारें बनी। यानी कि जनता ने उस चीज़ को भुला करके और फिर से कांग्रेस पार्टी के नीतियों के बदौलत, उनके जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसके बदौलत कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का जनता ने काम किया था। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी भी लिखा था इस देश को। फिर इस मुद्दे को उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल तो बनता है। और एक और चीज़ यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है कि पिछले 10 सालों के दौरान जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, इसको हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी समाज है
वो अघोषित आपातकाल के रूप में देखता है। और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने हर दिन इस देश में लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने का काम किया है। और इसके आपको ढेर सारा एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। जो संविधान का मूल चीज़ है, जो लोकतंत्र का मूल चीज़ है, उसको ख़त्म करने की भरसक नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है पिछले 10 सालों में, 2014 से लेकर के और अभी तक। और इसके कई सारे, आपको चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जिस तरीके से वहाँ पर मतलब वोट चोरी करने की कोशिश की गई। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है या कि संविधान का हत्या नहीं है। जिस तरीके से सूरत के अंदर लोगों के जो मताधिकार है उसको ख़त्म करने का कोशिश किया नरेंद्र मोदी ने, क्या ये लोकतंत्र और संविधान का हत्या नहीं है? और इतना ही नहीं, संसद भवन के अंदर जिस तरीके से 101 झटके में 140 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और जिस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स को बिना किसी चर्चा के पास करा दिया गया, क्या ये संविधान के साथ न्याय है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर जो एमपीज़ हैं, जो सांसद है, वो इस देश के जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप एमपी को सस्पेंड कर रहे हैं तो जनता के आवाज़ को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के संविधान ने जो हमें एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम का जो अधिकार दिया है, उसको नरेंद्र मोदी ने दबाने की कोशिश करी। और इस देश के अंदर जो मीडिया है उसको किस तरीके से अपने मुट्ठी में कैद करके रखा है नरेंद्र मोदी ने, किस तरीके से अपने इशारों पर इस देश के मीडिया को नचा रहे हैं, ये भी पूरा देश देख रहा है। कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है मोदी के सरकार के द्वारा, इसको भी पूरा देश देख रहा है। और न सिर्फ देश देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। किस तरीके से किसान आंदोलन से संबंधित जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको ब्लॉक करवाए गए, ये भी पूरे देश ने देखा। कितने सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल के अंदर डाला गया। तो ये सारे कृत्य करके नरेंद्र मोदी खुद हर दिन संविधान की हत्या की है। इस देश के अंदर हर दिन संवैधानिक मूल्यों को उन्होंने गिराने का काम किया है। जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उसका एक उद्देश्य ये है कि उससे आरक्षण जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का लेकर के आप क्या करेंगे? तो आरक्षण को ख़त्म करना, इसका भी तो प्रावधान संविधान के अंदर ही किया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो शोषित हैं, जो दबे हुए हैं, उनको आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसी आरक्षण को जब ख़त्म करना चाहते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, तो ये भी संवैधानिक मूल्यों का एक हनन ही है। तो इस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जितने भी कृत्य किए, कितने सारे चुने हुए सरकारों को इन्होंने गिरा दिया है। पैसे के बल पर लोगों को धमका करके देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिस तरीके से उसका इन्होंने उसकी साख गिरा करके रखी हुई है, ये भी तो संविधान की हत्या के समान है। यही तो असली लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हर दिन लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और आप जो हैं एक ऐसे गड़े हुए मुद्दे को आज उठा रहे हैं जिसकी कि वर्तमान में कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पेपर लीक, एग्ज़ाम में जिस तरीके धांधली हो रही है, लाखों स्टूडेंट्स उससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको उस पर बहस करना चाहिए। इस देश के अंदर जो अग्निवीर की समस्या है, आपको उस पर बात करना चाहिए। जो किसानों की दुर्दशा है, जो बेरोजगारों की स्थिति है, जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, आपको उस पर बात करना चाहिए। जिस तरीके से आटा, चावल, दाल, सब्जी, तमाम चीज़ों के भाव आसमान छू रहे हैं, आपको उस पर बात करना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसी घटना जो आज से 49-50 साल पहले हुई थी, जिसकी कि अभी चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अनावश्यक रूप से चर्चा में ला रहे हैं। यानी कि देश को एक ऐसे विमर्श में ढकलने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये जो एक जुमला फेंका गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा कि संविधान हत्या दिवस, ये जुमला इस देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है।
ये जुमला जिस तरीके से 2024 के चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की अपनी सीमाएं लांघ दी और क्या क्या दांव नहीं चला, इसके बावजूद भी लोग उनके उन सभी दावों को नकार दिए। उसी तरीके से ये जो दाव चलने की कोशिश किया है नरेंद्र मोदी ने कि संविधान हत्या दिवस, इसको भी इस देश के जो लोग हैं, इस देश की जो जनता है, वो स्वीकार करने नहीं जा रही है। ये नरेंद्र मोदी को भी भली भांति पता है, लेकिन अपनी आदत से लाचार है नरेंद्र मोदी। और ये जो जुमला चलाया गया है संविधान हत्या दिवस मनाने की, इसको लेकर के तमाम हिंदुस्तान के जो तमाम नेता हैं इंडिया अलायंस के, सभी ने इसका घोर विरोध किया है और इसके खिलाफ सभी ने ट्विटर्स पर ट्वीट किए। उन सारे ट्वीट्स को मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े ट्वीट्स किए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो सुप्रिया सरनेत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों। सभी लोगों ने इस चीज़ को लेकर के एतराज़ जताया है और नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो कि एक बहुत सही चीज़ है, ये आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि कैसे इस देश के लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाया जाए, मुद्दों से कैसे गुमराह किया जाए, और उसी की एक कोशिश संविधान हत्या दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली मतलब ये तो आपत्तिजनक है कि ये पहले शब्दावली इनको इस ठीक से चयन करना चाहिए, हत्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है और कहते हैं ना कि एक आपका सही मानसिकता होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में एकदम भारतीय राजनीति के अंदर जो नैतिकता है उसको रसातल में डालने का काम किया है। और अगर कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर का भाव सही नहीं, अगर सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। और जिस कुत्सित मानसिकता के साथ, जिस कुंठित मानसिकता के साथ ये हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाने का ये जुमला फेंका गया है मोदी और शाह के द्वारा, इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। देश की जो जनता है इसको सिरे से नकार देगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।